हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा यहाँ पर विषय है खरपतवारों के बारे में जानकारी, दूसरा पार्ट है। तो खरपतवार क्या थे उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं खरपतवारों के आगे वाले सेशन में, जहाँ खरपतवार जो है उनके वर्गीकरण को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, वर्गीकरण में पहला देख लो आप। पहला होता है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। और जीवन चक्र के आधार पर जब वर्गीकरण की बात करते हो तो आप इसे देखते हो एक वर्षीय। अब यहाँ पर देखिएगा, एक वर्षीय खरपतवार वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र किसी एक ही ऋतु में पूरा कर ले। ठीक है, एक ऋतु में अगर वो जीवन चक्र पूरा करते हैं, दैट मीन्स वो क्या है? एक वर्षीय खरपतवार है। अब एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांट देते हैं भाई। एक होते हैं खरीफ के खरपतवार। अब खरीफ के जो खरपतवार होंगे उनको आप वर्षा ऋतु के खरपतवार भी कहते हैं, और ये खरीफ में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। चाहे आप किसकी बात करते हो, चाहे आप जंगली चौलाई है आप उसकी बात करते होंगे, चाहे आप सांवा की बात करते होंगे, चाहे आप जंगली धान की बात करते होंगे। क्योंकि जंगली धान भी तो क्या है? धान में होने वाला ही तो आपका इसको कह सकते हैं। चाहे आप पत्थर चट्टा कहते हैं ट्राइएंथीमा मोनोगायना, ये ध्यान रखना। तो पत्थर चट्टा भी आपके क्या होता है? पत्थर चट्टा भी आपके इसी में आ जाता है। इसी के साथ लहसुआ, ध्यान रखना, ये लहसुआ कौन सा है? आपके फ्रूट वाला नहीं है बल्कि वीड वाला बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा जैसे बरू जो होता है वो इसी में आता है। हजार दाना, ये भी आपके क्या है? खरीफ में ही आता है। इसके बाद बेटा दूसरा आता है एक के बाद बी, और वो होते हैं रबी के खरपतवार। और रबी खरपतवारों की अगर हम बात करते हैं तो रबी खरपतवारों के उदाहरण में चाहे तो आपका कौन सा हो? गेहूंसा हो, और चाहे आपके सत्यानाशी की हम बात करते हो, सत्यानाशी, और चाहे हम बात करते हो भतुआ चिनोपोडियम एल्बम की, और चाहे बात करें चिनोपोडियम मुरेल खरबतुआ की। तो खरबतुआ भी क्या होता है? आपके रबी के खरपतवारों में ही आता है। चाहे आप प्याज में होने वाला क्या देखते हो? प्याजी देखते हो, चाहे जीरे में होने वाला जीरी की बात करते हो, तो ये भी रबी में ही आपको दिखाई देता है। इसके अलावा करसन नील और सेंजी वो भी इसी में आती है, ये ध्यान रखना। क्या है? करसन नील भी इसी में आती है और साथ में ही सेंजी भी इसी में आती है। तो हम बात कर चुके हैं एक वर्षीय के बाद में हम बात करते हैं आगे की ओर नंबर 2। एक, इसके बाद चलिएगा नंबर 2, और 2 को कहा जाता है द्विवर्षीय खरपतवार। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। और द्विवर्षीय खरपतवारों की जब बात करोगे तो इसमें लिख लीजिएगा, एक तो आता है जैसे जंगली गाजर, और जंगली गाजर के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जंगली गाजर और जंगली गोभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। जंगली गाजर और जंगली गोभी आपको नजर आएगा। इसके साथ में ही अगर हम बात करते हैं तो एक होता है बरसीम में, जो आपके होता है बरसीम में, जो आपके जिसको हम कह सकते हैं उसकी रूट कॉफी के लिए यूज की जाती है। बरसीम का मुख्य खरपतवार आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बरसीम में होने वाला खरपतवार जिसको कह सकते हैं, उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है कि क्या साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अभी आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा नंबर 3 में कौन सा आता है? बरसीम। देखिएगा कासनी, यहां पर कौन सा आएगा? कासनी जिसको कह सकते हैं, कासनी, चिंकोरियम इंटाइवस, ये ध्यान रखना। क्या आएगा? चिंकोरियम इंटाइवस। तो ये ध्यान रखना। यहां पर अब आ जाता है बहुवर्षीय खरपतवार। और बहुवर्षीय खरपतवारों में कौन से आते हैं? तो बहुवर्षीय के उदाहरण आपको क्या दिखाई देगा? देखो, दूब घास इसी में आता है, मोथा आपका इसी में आता है, मोथा इसी में आता है, हिरणखुरी, तो हिरणखुरी भी आपके क्या होता है? बहुवर्षीय के अंतर्गत। आप देख ले तो जरबेरी, लटजीरा, ये सारे इसी में दिखाई देते हैं। जरबेरी शुष्क जलवायु वाला है, जंगली झाड़ी जरबेरी है, लटजीरा है, ये सारे के सारे इसी में है। तो ये हो गया हमारा जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। अब हम इसके बाद में अगला जो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं वो देख लेते हैं बीज पत्रों के आधार पर, कोटिलिडेंस के आधार पर। नंबर 2 क्लासिफिकेशन है बीज पत्रों के आधार पर। तो बीज पत्रों के आधार पर वर्गीकरण और बीज पत्रों के आधार पर जब आप वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोटिलिडेंस, तो इसमें आप क्या देखते हो? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो यहां पर देखिएगा, एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडेंस कहते हैं, और एक बीजपत्री क्या होते हैं? जिनके बीजों को तोड़ने पर 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं इनके बीज
तो आप कह सकते हैं इनके बीजों को दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। तो भागों में विभाजित नहीं होते हैं। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो ज्यादातर जो सक्रिय पत्ती वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे मोथा सक्रिय पत्ती है, एक बीजपत्री है। जैसे दूब घास एक बीजपत्री है, सक्रिय पत्ती भी है। जैसे गेहूंसा में अगर देखोगे तो सक्रिय पत्ती भी है और एक बीजपत्री भी है। जैसे जंगली जई, तो जंगली जई भी क्या दिखाई देगा आपको, सक्रिय पत्ती का दिखाई देगा, ये ध्यान है। इसी प्रकार चाहे प्याजी की बात कर लो तो प्याजी भी आपके यहीं पर दिखाई देता है। तो प्याजी और जैसे जंगली धान, ये सारे के सारे, चाहे जंगली धान या सांवा, सारे के सारे कैसे हैं, सक्रिय पत्ती वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लिंक जरूर मिलता है कि सक्रिय पत्ती वाले आपके मोनोकोटिलिडेंस में दिखाई देंगे। सक्रिय पत्ती वाले के बाद में, मोनोकोट्स के बाद में एक और आता है आपके द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में खास क्या है, तो यहां पर द्विबीजपत्री जो होते हैं उनमें खास बात यह है कि इनके जो बीजपत्र होते हैं, ठीक है, ये या इनके बीजपत्र, तो आप लिख सकते हो कि बीजपत्रों को दो समान भागों में, तो बीजपत्रों को दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है या विभाजित होते हैं। और जब दो भागों में विभाजित होते हैं तो उन्हें कह दिया द्विबीजपत्री। सबसे अच्छा उदाहरण सबसे पहले हम देख ले भतुआ, खरबथुआ, इसी में आपको दिखाई देंगे, चाहे करसन नील हो, चाहे हिरणखुरी हो, चाहे मकोई हो, चाहे सेंजी हो, चाहे सत्यानाशी हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे तो भतुआ इसी में एग्जाम्पल में भतुआ है। इसी के साथ आपके जैसे खरबथुआ, चाहे आप सेंजी की बात करते हो, चाहे आप करसन नील की बात करते हो, चाहे आप हिरणखुरी की बात करते हो, चाहे आप जंगली चौलाई की बात करते हो। तो यानी कि ये सामान्यतया आपको क्या दिखाई देते हैं, ये ब्रॉड लीफ वाले भी आपको दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे एक इसमें मकोई नहीं लिखा, सत्यानाशी, तो मकोई भी इसी में आता है और सत्यानाशी भी आपके इसी में आ जाता है, ये ध्यान रखना, सत्यानाशी। तो क्या हो गया, बीज पत्रों के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद में देखिएगा फसल और खरपतवारों के कुछ संबंध होते हैं। तो यहां पर देखिएगा तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा फसल और खरपतवार संबंध। तो हम कह सकते हैं फसल और खरपतवार संबंध। तो इसके आधार पर क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो एक आता है एब्सोल्यूट वीड, नंबर 1। इसमें ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छे टर्म्स आते हैं। एक होता है आपके एब्सोल्यूट वीड, इसको कह सकते हैं निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं, निरपेक्ष खरपतवार। और इसमें क्या होगा, निरपेक्ष खरपतवार में याद रखिएगा जितने भी खरपतवार हैं, चाहे वो एनुअल हो, चाहे बाइनियल हो, चाहे पेरिनियल हो, कैसे भी खरपतवार हो, सारे के सारे कैसे होंगे, निरपेक्ष। तो एक चीज ध्यान रखना, सभी खरपतवार, याद रखिएगा सभी खरपतवार निरपेक्ष खरपतवार होते हैं, निरपेक्ष खरपतवार होते हैं, ठीक है। क्योंकि निरपेक्ष की एक परिभाषा होती है, निरपेक्ष की परिभाषा ये होती है कि जो फसलों को हानि पहुंचाए। निरपेक्ष में क्या है, तो निरपेक्ष में जो फसलों को हानि पहुंचाए, ये ध्यान रखना, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। चाहे वो 1 वर्षीय होता होगा, और चाहे वो द्विवर्षीय होता होगा, और चाहे वो बहुवर्षीय होता होगा। इसका मतलब क्या है कि जो फसल को हानि पहुंचाएगा वो सारे के सारे निरपेक्ष में ही आते हैं। एक होता है रिलेटिव, सापेक्ष खरपतवार। क्या होता है, सापेक्ष खरपतवार कहते हैं, जिसे हम रिलेटिव वीड कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम रिलेटिव वीड कहते हैं। और सापेक्ष खरपतवार क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, सापेक्ष खरपतवार एक फसल में दूसरी फसल का, लेकिन उसी ऋतु का होना, ये ध्यान रखना आपको। तो ये ध्यान रखना, एक फसल में, यहां पर देख सकते हो, एक फसल में दूसरी फसल का उगना, लेकिन ध्यान रखना ब्रैकेट में एक ही ऋतु के होनी चाहिए, एक ऋतु, चाहे वो रबी का हो और चाहे वो खरीफ का। खरीफ का है तो खरीफ में, रबी का है तो रबी में। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, जैसे गेहूं, तो ध्यान रखना जैसे गेहूं में जौ का उगना, ठीक है,
दूसरी तरफ अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो जैसे आपके गेहूं में सरसों का उगना, गेहूं में सरसों का उगना, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वीड कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, एक होता है वॉलेंटियर वीड, स्वैच्छिक खरपतवार जिसको कह सकते हैं। अब स्वैच्छिक खरपतवार वॉलेंटियर वीड क्या होंगे, रबी में खरीफ का उगना, ये ध्यान रखना। तीसरा जो इसमें होता है वो है स्वैच्छिक खरपतवार, ठीक है, क्या है, स्वैच्छिक खरपतवार। और स्वैच्छिक खरपतवार के लिए हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, एक फसल में दूसरी ऋतु की फसल का उगना, तो आप कह सकते हैं एक फसल में दूसरी ऋतु की फसल का उगना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें गेहूं, तो गेहूं में मूंगफली का उगना, तो अब गेहूं तो क्या है, रबी की और खरीफ का, तो मूंगफली का उगना। इसका मतलब यह है कि जैसे रबी है तो रबी में खरीफ, या जिसको कह सकते हैं खरीफ में रबी का उगना, इसे कह देते हैं आपके ध्यान। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है रोग्यू वीड, ठीक है, फिर हमारा टाइम से जो है वो पूरा हो रहा है। रोग्यू खरपतवार, अब रोग्यू खरपतवार क्या होता है, एक ही फसल में उसकी दूसरी वैरायटी का उगना। तो ध्यान रखना, एक फसल में या एक फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना क्या कहलाता है, रोग्यू। जैसे राज 1482 हमने बोई है, लेकिन राज 1482 में क्या उग जाए, राज 3077 अगर उग जाती है तो ये रोग्यू है। और एक वर्ड पूछा जाता है, रोग्यू खरपतवारों को हटाना क्या कहलाता है बेटा, रोगिंग कहलाता है, ये ध्यान रखना। सक्रिय पत्ती वाले आपको ध्यान रखना है, सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाला। तो ये था हमारा, एक होता है नकलची या मिमिक्री वीड, मैं वैसे ही बता देता हूं, जो वानस्पतिक रूप से मिलते जुलते खरपतवार होते हैं मुख्य फसल के साथ, उन्हें नकलची खरपतवार कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वो क्या होते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं, जो वेजिटेटिव रूप से मिलते जुलते होते। एक होता है आपके कौन सा, आपत्तिजनक में क्या होता है, खरपतवारों का बीज मुख्य फसल के साथ मिलता जुलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। 11 मिनट का शो कैसा लगा, आप भी कुछ अपने इच्छित टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।